नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। मैं हूं राजश्री आपके साथ और इंडिया लीगल के इस खास कार्यक्रम को लेकर आपके सामने हाजिर हूं आज। जब भी भारत में या किसी भी देश में चुनाव होता है तो लगभग ये उत्सव का माहौल होता है। विशेषकर भारत के संदर्भ में देखें तो अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होते हैं या एक साथ जब लोकसभा का चुनाव होता है तब ऐसा लगता है जैसे भारत एक उत्सव को मना रहा है। संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत में चुनाव जमहूरियत का महाकुंभ कहा जाता है। इसमें जनता अपने सियासी प्रतिनिधियों को चुनती है और उम्मीद हम ये करते हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ हो। चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है, जिससे सरकार के साथ वो मिलकर पूरा करता है। चुनाव लोकतांत्रिक शासन का आधार माना जाता है। विशेषकर भारत जैसे विविध लोकतंत्र, विविधता से भरे हुए देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा यदि कोई आधार है तो चुनाव ही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र को सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है और ऐसी कोशिशें रही हैं इस देश में कि इसे और अधिक निष्पक्ष और अधिक साफ बनाया जाए। लेकिन हमने पिछले कई वर्षों से देखा है कि चुनाव आयोग चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं से रूबरू होता रहा है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। माना यह जाता है कि उस पर सियासी आकाओं का दबाव है। ऐसे में चुनाव आयोग स्वायत्तता की रक्षा के लिए कुछ संस्थागत सुरक्षा उपायों की सख्त जरूरत को महसूस किया जाता है। विशेषकर चुनाव आयोग के अंदर भी और चुनाव आयोग के बाहर भी देखा जाए तो चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया भी जानकारों के हिसाब से दोषपूर्ण है। मौजूदा प्रणाली में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जिससे कि सियासी पक्षपात का रास्ता एक तरह से साफ होने लगता है। ये बहुत मुश्किल है कि जिसकी सिफारिश से यदि चुनाव आयुक्त वहां पहुंचा है तो किस तरह से वो ये जानकारों का कहना है, एक तरह से जो लोग भी चुनाव सुधार के हामी हैं वो इस बात की आशंका जताते रहते हैं कि चुनाव आयुक्त के लिए खुलकर काम करने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। राजनीतिक दलों का कॉरपोरेट फंडिंग दुष्प्रभाव डालती है पूरे चुनावी प्रक्रिया पर और इस वजह से भी चुनाव के अंदर जिसको कहा जाए बेईमानी घुस आता है। सियासी दलों और सरकार पर कहीं न कहीं इसका प्रभाव साफ तौर पर दिखने लगता है और ऐसे में चुनाव आयोग आखिर करे तो क्या करे, इसका सवाल उठने लगता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने को गैर कानूनी पूर्णतः करार दे दिया था। फिर भी आज यदि आप देखें तो धड़ल्ले से इन सभी मसलों पर और इन्हीं के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में फेक या फर्जी न्यूज की भी काफी बोलबाला है और ये भी चुनावी प्रक्रिया को बहुत प्रभावित कर रहा है। एक बड़ी चुनौती के रूप में ये खुद सबके सामने है। इतना ही नहीं, यदि आप 2019 की बात करें तो 4 राज्यों में हुए लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी समाचार या गलत सूचना के 154 उदाहरण पाए थे। ये एक गंभीर समस्या है जिससे चुनाव आयोग अलग से जूझ रहा है। अभी पैंडेमिक का समय है, कोविड हर तरफ है और कोविड-19 की वजह से चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। विशेषकर बिहार की यदि हम बात करें तो अब एक अलग तरह की शिकायत भी आ रही है जिसमें कोविड को लेकर जो प्रशासनिक जो शासनादेश थे उसका भी उल्लंघन हुआ है, उसको भी लेकर अब सुलझाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग के पास अलग अलग तरह की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन दंडात्मक शक्तियां चूंकि चुनाव आयोग के पास नहीं है तो ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव आयोग मानवाधिकार आयोग की तर्ज पर ही बहुत हद तक दंतहीन है और जैसे उसके हाथ में कुछ हो ही नहीं, वो शक्तिहीन है। ऐसे में आखिर चुनाव आयोग में दंडात्मक शक्तियां दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर भी एक बहस है और इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अगर हाल के दिनों की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है। आयोग ने आइटम वाली टिप्पणी के मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की थी।
ऐसे में चुनाव आयोग की क्या शक्तियां हैं, इस पर बहस की अब जरूरत हो गई है। उधर अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को असीमित शक्ति नहीं देता। चुनाव आयोग को बनाया तो गया, ये कहा गया संवैधानिक पद है चुनाव आयुक्त का, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग काम कर रहा है पर एक सीमा के दायरे में रहकर। ऐसे में लगता है कि चुनाव आयोग बहुत हद तक केवल चुनावी प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने भर तक है, लेकिन यदि उसके पास कोई शक्ति न हो तो आखिर ये प्रक्रिया भी कैसे पारदर्शी रूप से कराई जाएगी, ये भी एक सवाल है। चुनाव आयोग को संविधान या अनुच्छेद 327 या 328 के तहत बने कानून के दायरे में अपना कार्य करना पड़ रहा है। जो चुनाव सुधार के लिहाज से देखा जाए तो अब इस पर सोचने की जरूरत है। ये भी एक मसला है कि चुनाव आयोग को क्या और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की यदि हम बात करें तो उसके मुताबिक चुनाव आयोग को सरकार या प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग न तो खुद को मजबूत करने के लिए अवमानना की शक्ति से जुड़े अधिकार मांगे थे, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग कई अन्य सुधारों के साथ राजनीतिक दलों को डी रजिस्टर या निलंबित करने की शक्ति मांग रहा है। राजनीति का अपराधीकरण एक गंभीर मसला है। 2014 में 34% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। अभी जो बिहार में चुनाव हुए, इसमें अगर प्रथम चरण की हम बात करें तो प्रथम चरण में जितने लोग भी चुनाव लड़ रहे थे उसमें 328 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के मसले थे, और यही अनुपात लगभग हर चरण में रहा। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक जो चुनावी स्वच्छता की बात हो रही है, ऐसे लोगों की बात हो रही है कि साफ सुथरे लोग चुनाव में आएं और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें, इस तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी ये सपना कैसे सपना ही है। ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका क्या हो सकती है, सोचने की जरूरत है। गौरतलब है कि 2019 में आपराधिक छवि के लोगों का राजनीति में आने की प्रतिशतता 43% हो गई है। सितंबर 2018 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा था कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को घोषित करना होगा। फिर भी सियासी दल दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से बाज नहीं आते हैं। मतदाताओं को धमकाया जाता है, चुनाव आयोग के हाथ बंधे होते हैं। जब चुनाव से संबंधित अपराध कोर्ट पहुंचता है और वहां लंबित हो जाता है तो त्वरित कानूनी कार्रवाई की जरूरत दिखती है। ऐसे में चुनाव आयोग के पास क्या कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए कि त्वरित कार्रवाई हो सके, ये बहस का मसला है। कोरोना वायरस का मैंने जिक्र किया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और इसमें राजनीतिक पार्टियां प्रचार के लिए लोगों के पास पहुंची, लेकिन जो प्रशासनिक आदेश थे, जिस तरह के एहतियात बरतने चाहिए थे, वो सब कुछ उसका पालन नहीं हुआ और इस वजह से इसको लेकर कई तरह के गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ और उसकी धज्जियां उड़ी, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग गंभीर हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन तमाम बातों का निष्कर्ष होगा क्या? चुनाव आयोग कर ही क्या पाएगा? इसके अलावा चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों के बावजूद क्यों हमारे दल या हमारे देश की जो चुनावी पार्टी, जो सियासी पार्टियां हैं, वो क्यों गंभीर नहीं है? चुनाव आयोग क्यों केवल हाथी के दांत बनकर रह गया है? चुनाव आज भी जो इस देश में हो रहे हैं उसमें तमाम सुधारों की जो गुंजाइश हमें दिख रही है, उस लक्ष्य को पाने के लिए किया क्या जाना चाहिए? आज इंडिया लीगल में हम इसी पर बात करेंगे और चुनाव आयोग की शक्तियों के साथ साथ चुनाव सुधार कैसे हो, इसका एक हल, एक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे तमाम अपने खास मेहमानों के साथ बातचीत करके। और इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। 1 घंटे की इस बहस में हमारे साथ तमाम मुख्य आवाज़ें जुड़ रही हैं जो न केवल चुनाव सुधार के लिए जानी जाती हैं, न केवल चुनाव आयोग से जुड़ी हुई हैं, बल्कि ऐसी आवाज़ें जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने में अपना एक अहम किरदार निभा चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, पूर्व प्रधान न्यायाधीश। हमारे साथ जुड़ रहे हैं T.S. कृष्णमूर्ति, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनिल वर्मा, प्रमुख ADR। हमारे साथ प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जुड़ रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं ADR के और बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है
चुनाव सुधारों के लिए। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। और अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा PIL डाली होंगी और इस पर सबसे हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चित हुए हैं चुनाव सुधार के तमाम अपने मुख्य मुद्दों की वजह से, अपने PIL की वजह से। और इसके अलावा हमारे साथ अविनाश आमले जुड़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ हैं। और इनको जोड़ने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये था, चुनाव सुधार की जब हमने बात की थी तो हमें ये लगा था कि EVM के आते ही चुनाव सुधार हो जाएगा। इस वक्त अमेरिका में चुनाव हुए हैं, वहां पर भी आरोप लगे कि मशीनों में या जो ऑनलाइन जो मतदान हुआ है उसमें गड़बड़ी थी। और भारत में अभी हाल फिलहाल में जितने भी चुनाव हुए हैं सब में ये बार बार ये सवाल उठे। चुनाव आयोग ने एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके EVM मशीन को दिखाया, और लेकिन उसके बावजूद इस पर शक जताया जाता रहा कि EVM मशीन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या EVM मशीन जिस सपने के साथ आई थी कि चुनाव सुधार के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये होगा, वो सपना टूट गया है? इस पर एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम ज़रूर बात करेंगे। तमाम मेहमानों का एक बार स्वागत करते हुए सबसे पहले जस्टिस वेंकटचलैया, आई विल कम टू यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू जस्टिस वेंकटचलैया, व्हाई वी आर फेल्ड टू प्रिवेंट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स? सर, It is, as Ambedkar beautifully said, is a mere top dressing an Indian soil. We are basically undemocratic. And this system of electoral democracy is a new plant in a difficult soil. It has to be nurtured carefully, and it is easy to take advantage of arouse communal sentiments and feed that. And first and foremost thing is severe, strict electoral reforms that must commence with reforms in the law relating to formation of political parties. There must be, now it is under the general, under Article 19, the freedom of association is the foundation for it. There must be, in my opinion, many may not share that, you must have a comprehensive law for formation, internal democracy, funding, transparency of accounts, audit, and public scrutiny of the working of political parties. And I recommended in a center called Center for Standards in Public Life, I made a draft of that legislation. I think it was debated, I think Professor Tilochan Shastri also looked at it. I think they also had their discussion in their group. Sir. And that is the first and foremost thing. Hereditary parties being president for a party for life and things like that are most undemocratic. Sir. And second thing is the funding of political parties, the sources of money. Sir. And this has to be very, very carefully reviewed. Sir. And as long as this happens, it is a dangerous mix of caste and cash. Exactly. This Exactly. is going to ruin our political system. Sir. And this is the problem which everybody acknowledges it. But difficult to find a solution acceptable to everybody. It's a great country, vast disparities, and how do we carry everyone with us? Definitely, sir. From here only, I'll go to T.S. Krishnamurthy ji, ex-EC. Mr. Krishnamurthy, I would love to know, I would love to ask you a question. As Justice Venkatchallaiah, just mentioning, money and muscle power is a major problem, undoubtedly. What is your view about it, sir? What is a limitation of the Election Commission? Why Election Commission is not able to stop this? Well, it is a very unfortunate state of affairs. Election Commission has got certain powers, sir, but they do not have adequate powers to enforce some of the requirements of election process. For example, there is a code of conduct to be enforced, but when the code of conduct is violated, the Election Commission cannot take any action except
making some recovery or deny the symbol to the political party. But that is not enough. In my opinion, some of the violations of the code of conduct should be legislated so that you can penalize them. The election commission should be able to penalize them. For example, the election commission should be able to disqualify a person who is indulging in the violation of the code of conduct. Of course, it can be challenged in the court of law later on. But the election commission, if it has to enforce some kind of a discipline, it should have the power to impose certain penalties, maybe monetary penalties, but not. So then, do you think, Mr. Krishnamurthy, that right now Election Commission is just a toothless, like Human Rights Commission? It's there, but he has no power to practice. So that's why the political parties are not taking Election Commission seriously. No, I won't say that the Election Commission doesn't have powers. They have certain powers, but that is not adequate. Now, particularly in regard to the enforcement of model code of conduct, we do not have any enforcement power except to deny the party symbol or to make them, we can prevent them from campaigning, etc. But that's not enough. Sir. Unless you impose some kind of a disqualification or monetary fine, political parties are not going to behave properly. In fact, I agree with Justice Chalaya that we need a separate law to enforce the election process, a law for political parties which has been recommended by him as a committee, and also a draft law was also submitted for approval. Exactly. It's very unfortunate that the political parties have not found consensus to implement such a law. Yes. यस अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, क्या आपको ऐसा लगता है, जैसा जस्टिस वेंकट चलैया ने भी क्या, जैसे मिस्टर कृष्णमूर्ति इज मेंशनिंग कि हमें एक डिफरेंट लॉ की जरूरत है शायद कहीं ना कहीं कि ताकि चुनावी सुधार को ज्यादा सॉलिड तरीके से इन्फोर्स किया जाए? क्या यही वजह रही कि आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? जी, पहली बात, जो हमारा इलेक्शन उसके पास वो शक्तियां नहीं जो होनी चाहिए जी। उदाहरण के लिए जो हमने सीईसी को तो कुछ अलग से पावर दिया, उसको हमने प्रोटेक्शन दिया है, बाकी इसी को हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया है। तो सबसे पहली जो समस्या आ रही है वो अपॉइंटमेंट की आ रही है। जब तक यहाँ पे इलेक्शन तीनों इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, हाई कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, लोकसभा सेक्रेटरीट के पास रूल मेकिंग पावर है, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया के कई देशों में इलेक्शन कमीशन के पास खुद की रूल मेकिंग पावर है जी। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास अपना इंडिपेंडेंट बजट नहीं है। दुनिया के जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां जो इलेक्शन कमीशन के पास अपना इंडिपेंडेंट बजट होता है, वो इसीलिए मैंने PIL फाइल किया इन तीनों इश्यूज पे। फिर आते हैं चौथी बात। देखिए, हमारे देश में संविधान तो कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र का यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्कुल बहुत ही धड़ल्ले से हो रहा है। बिल्कुल, हमने बिहार इलेक्शन में अभी देखा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए, अग्नि बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, बाहर से राफेल खरीद लिया, सुखोई खरीद लिया। मैं तो कहता हूं अगर अपना दिमाग नहीं लगाना है कि क्या होना चाहिए, तो कम से कम बाहर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, फ्रांस की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, US की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, सिंगापुर की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, हम उसी को अडॉप्ट कर ले। अगर हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते कि हमें कैसे कैसे कानून बनाना है, तो नकल करने में तो फिर उतने अकल नहीं लगानी पड़ेगी, नकल कर लेना चाहिए। और ये और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो EVM के ऊपर जो सिंबल है, मैंने अभी ये PIL फाइल किया, अभी सुनवाई नहीं हुई उससे। सबसे जाति धर्म भाषा क्षेत्र, जो जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद परिवारवाद वंशवाद चल रहा है, अपराधीकरण चल रहा है, इसका जो रूट काज है वो है इलेक्शन सिंबल। बिल्कुल, इस इलेक्शन सिंबल को बेचा जा रहा है, इलेक्शन सिंबल से बेनामी संपत्ति इकट्ठा की जा रही है जी। अब इसलिए हमारी मांग है कि इलेक्शन सिंबल पे कैंडिडेट का नाम हो, बिल्कुल उसकी फोटो होनी चाहिए, ये सिंबल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, मैं मेजर जनरल अनिल वर्मा से इस बारे में जवाब जरूर चाहूंगी। ADR प्रमुख हैं मेजर जनरल अनिल वर्मा।
इस पर पूरा जो आपने देखा कि अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि 3-4 बड़े मसले हैं। एक तो कानून क्या नया बन जाना चाहिए इलेक्शन, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि चुनाव आयुक्त जो कि जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उसका अपॉइंटमेंट ही कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है। उसके अपॉइंटमेंट के बाद से ही वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रभाव में, ऐसा लगता है। आपका क्या टेक होगा सर इस पर? क्योंकि जैसा कि वेंकट चलैया ने भी कहा कि एडीआर की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे में। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहा है। जस्टिस वेंकट चलैया ने एडीआर ने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने वो ड्राफ्ट बनाया भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिल्कुल अपना दायित्व नहीं समझती हैं कि उनको कुछ भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने हैं जी। तो इशू ये आ जाती है कि उनको किस तरीके से कराया जाए। अभी तक जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए मेरे ख्याल से 80% जुडिशियल डायरेक्शंस की वजह से हुए। बिल्कुल उन्होंने अपने आप कुछ नहीं किया है। तो एक तो ये लॉ होनी चाहिए जिसके अंदर ये, ताकि डेमोक्रेटिक सिस्टम से पार्टी फंक्शन करें, उनके इलेक्शन हो, उनकी कुछ वो हो, क्योंकि इनकी वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनी है लेकिन वो फॉलो कुछ नहीं होता जी। हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में भी आना चाहिए। इसमें भी हमारी एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि सीआईसी के फुल बेंच ने जून 2013 में ये निर्णय दिया था कि पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के नीचे आनी चाहिए, लेकिन बहुत ही उदंडता से मैं कहूँगा पॉलिटिकल पार्टी ने उसका पालन नहीं किया है और ये भी मामला लंबित है उसमें। तो वो मतलब जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर हमें अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स हम बात कर ही रहे हैं कि उनको। बट मैं कहता हूँ कि और भी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। बिल्कुल। अब इलेक्शन कमीशन ने बहुत लंबी चौड़ी कई पेजेस की रिफॉर्म्स की वो गवर्नमेंट को भेजती है, बट वो कूड़े करकट में फेंक दी जाती है, कोई उसकी परवाह नहीं करती। बिल्कुल। तो आप देख लीजिए बिहार में जैसे आपने बताया 32% क्रिमिनल केसेस वाले हैं और 25% जघन्य अपराध वाले हैं बिल्कुल। और जब ये चुन के आएंगे, अगर मैं पार्टीज की आपको स्टैटिस्टिक्स बनाऊं, सबके 50% से ऊपर कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस। बिल्कुल। तो इसको जनता भी सीरियसली नहीं लेती। हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो टीना फैक्टर वाली बात है, जो कैंडिडेट खड़ा कर दिया पॉलिटिकल पार्टी ने उसी को वोट देना है। नोटा का भी हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नोटा का नेक्स्ट स्टेप अभी हमें करना चाहिए कि जहां भी ऐसी कोई हो कि नोटा के वोट ज्यादा हैं, तो फिर वो सारे उनको कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए और उनको 5-6 साल के लिए आगे लड़ने की इजाजत नहीं होगी। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जी मैं बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल आप बताएं सर। 5 साल से ज्यादा वाला कोई ऐसा अगर वो है जिस ऑफेंस जिसमें सजा मिलती है 5 साल से ज्यादा, ऐसे लोगों को टिकट देना वो मना हो जाना चाहिए कानूनन। बिल्कुल। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रोफेसर शास्त्री, यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस रेफरेंस? It is like which comes first, the chicken or the egg. So in the ancient times we say yatha raja tatha praja. In democracy we say tatha yatha praja tatha neta. We are getting the kind of people which is kind of in a way reflecting the society, but there is a structural issue which he pointed out, that are the political parties themselves democratic and transparent. So Germany has a constitution which says that a party that is autocratic cannot be expected to rule democratically once it's in power. But we have, all parties are autocratic, run by 1 or 2 people. So they have to be made democratic. And the who will bell the cat? You see, those who enjoy power, they are not interested in any change in the system because the system is working well for them. Sir. And I would like to add, we are saying caste and cash. I think now religion has also become a very important issue in politics. Exactly.
चुनाव सुधार इस देश में संभव कैसे हो, इस पर बात करें। अभी तक जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने ये इस बात की ज़रूरत महसूस की कि कहीं ना कहीं एक नए कानून बनाने की ज़रूरत है और जो कानून है उन्हें सशक्त करने की ज़रूरत है। साथ ही पार्टीज़ एंड जो नेता हैं और जो जनता है, दोनों को ही मजबूत होने की ज़रूरत है और इस बात पर अड़े रहने की ज़रूरत है कि वो भी चुनाव सुधार चाहते हैं। अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो ये अब 21वीं सदी का चुनाव और विशेषकर 2018 के बाद का चुनाव, 2014 के बाद के चुनाव को यदि आप देखें तो सब कुछ बदल गया है। ये होलोकास्ट का चुनाव है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ काम हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव है। यदि हम बात करें तो कहा जाता है कि लास्ट जनरल इलेक्शन व्हाट्सएप इलेक्शन था, पर सोशल मीडिया एक तरफ जहां ब्लेसिंग साबित हो रहा है, जहां वरदान हो रहा है, वहीं ये एक तरह से कर्स भी साबित हो रहा है। आखिर ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए, डिजिटल मीडिया का कैसे सदुपयोग किया जाना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे इस भाग में। जस्टिस वेंकटचलैया से को एक बार फिर से जोड़ते हैं। जस्टिस वेंकटचलैया, माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, सर, लास्ट जनरल इलेक्शन वाज डब्ड एज इंडियाज फर्स्ट WhatsApp election with 87,000 WhatsApp groups targeting over 20 crore voters. It started a new trend, not only WhatsApp, now it's Twitter, it's Instagram, it's Telegram. As of now, fake news and hate speech have become a major problem in elections. So how do you see wrong use of internet, especially social media? We are now thinking of the ill effects and the potential of internet for abuse. Don't judge things from their negative things. Sir. Internet is next to railroad is the greatest revolution civilization has seen. You can't imagine how you should protect children from the ill effects of the bad information. Definitely, is also sir. possible. Sir. The internet itself is a protection against itself, sir, in the way in which it can be manipulated to prevent unwanted information. Sir, Mr. Krishnamurthy, I would, sir, on the same track, sir, I would like to ask a question about this internet. Definitely, internet is a blessing, but if we talk about election and the hate speech and the fake news, internet, especially social media, is becoming curse or a problem for election commission as well. What will your take, sir? There is no doubt that the social media has been playing a negative role in the conduct of a democratic election. There is no doubt about it. But the problem is we have to live with them. I don't think we can get away from the role except to regulate them. Sir. Regulation is not going to be an easy job. It has to be very carefully crafted so that the social media has some kind of a control, and enforcement is very important. There is no point in having a law without proper enforcement. So unless we can think of a law regulating the social media with proper enforcement machinery, it is going to be a very challenging task to the election commission. There is no doubt about that. Sir. डेफिनेटली सर। मिस्टर वर्मा, ऐसे में अगर जिस तरह से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, ऐसे में आखिर चुनाव आयोग क्या करे? अगर एक हेट स्पीच होती है, सब तरफ फैल जाती है, या फिर कोई एक इस तरह की बात आती है जो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी बड़ा बना देती है जिनका रिकॉर्ड खराब हो, ऐसे में आखिर चुनाव आयोग तब क्या करे? और इसकी कोई शिकायत भी चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच रही है, तो कैसे हम बात कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी की, कैसे हम बात कर सकते हैं सुधार की? देखिए, ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जितने भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर बैठक करनी चाहिए। और ये जैसे कुछ तो काम किया है, फेसबुक, गूगल वगैरह ने कुछ जो ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स होते हैं उनको डिलीट करना ये वो, लेकिन वो बिजनेस में है, वो तो पैसा खूब बना रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं उस पर। और सिमिलरली आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो बिल्कुल एक तरफ की बात करते हैं।
और फेक न्यूज और पेड न्यूज एक और प्रॉब्लम है, प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज का प्रॉब्लम है। तो ये सारों को इकट्ठा बिठा के इनसे बातचीत करके और स्ट्रिक्ट वो, अभी जैसे शायद लॉ में वो 500 रुपए का फाइन है अगर कुछ गड़बड़ करें, तो ये एज ए फाइन्स वगैरह जो है उनको दोबारा से देखना पड़ेगा और पेनल्टीज लगाई जाए और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन को थोड़ा अपना वो बदलना पड़ेगा रवैया अपना, क्योंकि हमने जो पिछले जनरल इलेक्शंस में देखा था उसमें कुछ खास हुआ नहीं। उन्होंने कोशिश की थी थोड़ा बहुत, लेकिन वो जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग और पेनलाइजिंग होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। जी बिल्कुल। और अविनाश उपाध्याय जी, आपने कहा कि हम दूसरों की कॉपी कर सकते हैं यदि कुछ अच्छी चीज हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा एक तरह से जायंट के रूप में हमारे सामने है कि बाहर भी जो आदर्श देश हैं वो भी बार बार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से वहां के चुनाव प्रभावित हो रहे हैं, राष्ट्रपति भी कोई और चुन दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और हमारे देश में तो वैसे भी ये अनकंट्रोल्ड है, तमाम अन्य मामलों में भी देखा जाए। मीडिया, हम लोग खुद भी ऐसी चीजें कई बार हम शक के घेरे में आते हैं और अभी भी चल रही हैं ऐसी चीजें। ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस पर भी आपको कुछ न कुछ लेकर आना चाहिए कोर्ट के सामने, ताकि कुछ तो नया निकले? मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इंतजार भी कर रहा हूँ। देखिए राशि जी, जो फेक न्यूज है और हेट न्यूज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में के खिलाफ। जी जनरली जो जेन्युइन अकाउंट है, जैसे अश्विनी उपाध्याय अपने अकाउंट से बचेंगे फेक न्यूज फैलाने में, आप नहीं जल्दी फैलाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो मेरे नाम पे 50 अकाउंट बने हुए हैं, जो मेरी फोटो भी यूज करते हैं, जो आपके नाम पे 10 अकाउंट बने हुए हैं, या मतलब एक आप देख लीजिए, इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कम से कम 100 अकाउंट बना हुआ है, प्रेसिडेंट का 100 अकाउंट बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के हजारों अकाउंट बने हुए हैं। ये जो फेक अकाउंट बने हुए हैं, ये मेन सोर्स है फेक न्यूज और हेट न्यूज के। भारत में लगभग 500 मिलियन यानी 50 करोड़ इस समय फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं इस समय। इसमें से जो एक सर्वे आया है कि 20% अकाउंट फेक है, इसका मतलब भारत में 10 करोड़ फेक फेसबुक अकाउंट है, लगभग 3 करोड़ फेक ट्विटर अकाउंट है। बिल्कुल। तो जब तक हम ये फेक फेसबुक अकाउंट और फेक ट्विटर अकाउंट को नहीं रोकेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं फेक अकाउंट को पैसे दे रही हैं। एक आदमी है, उनका धंधा है, वो 500,000 फेसबुक अकाउंट बना के बैठे हुए, 500,000 ट्विटर अकाउंट बना के बैठे हुए, पॉलिटिकल पार्टियों से पैसे ले रहे। जिस पार्टी से पैसे लेते हैं उसके खिलाफ पार्टी को गाली देते हैं, जिस कैंडिडेट से पैसा लेते हैं उससे अपोजिट जो कैंडिडेट उसको गाली देते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी इमेज को टॉर्निश करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत गंभीर समस्या है। फेक अकाउंट और फेक सोशल मीडिया अकाउंट को खत्म करने के लिए कठोर कानून की जरूरत है। और मैं जैसा फिर से कहा, अगर दिमाग नहीं लगाना तो नकल करो, सिंगापुर की नकल करो, जर्मनी की नकल करो, यूएस की नकल करो। वहां तो जेन्युइन अकाउंट है, फिर भी प्रभावित हो जा रहा है। हमारे यहाँ तो जेन्युइन छोड़िए, हमारे यहाँ तो 20% फेक अकाउंट है, तो कितना प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इस मसले में तो एक अलग से ही सोच डेवलप करने की जरूरत है, और न केवल चुनाव आयोग के मद्देनजर बल्कि एक पूरे जैसे संसद के रास्ते से भी शायद इसके लिए कोई उपाय निकाला जाए और आम जनता के रास्ते से भी। लेकिन ईवीएम का जो मसला आपने उठाया अश्विनी जी, और जैसा कि कृष्णमूर्ति सर ने भी बोला और जस्टिस वेंकट चलिया, त्रिलोचन शास्त्री भी बता रहे थे, और वर्मा जी ने भी। अविनाश आमले मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एआई एक्सपर्ट हैं। जब अविनाश से मेरी बात हो रही थी तो मैंने यही सबसे पहले पूछा था कि तमाम दल जो कहते हैं कि ईवीएम में कुछ हो सकता है, एक बार फिर से अविनाश से मैं वही पूछूंगी। अविनाश, वेरी वेलकम टू माय शो इंडिया लीगल। Lots of controversies is being connected with EVM. My straight question to you is that can EVM be hacked? And of course, I take a different view of this from where it is going beyond the EVMs today. At the level of single districts, we are looking at Facebook as a tool for casting your ballots. And when you use Facebook as a tool, of course, there is open to nefarious state actors, as we know in the United States in the geopolitical crises. Yes. But if the overall goal, if I set aside, and again we'll look at it statistically, there might be 2% of those cases that are vulnerable to hacking. Yes. But if the overall goal is to be able to increase accessibility,
where people can vote through their mobile phones, through Facebook or through WhatsApp. I'm just using these names not to favor a specific actor, but because these are widely used by people today. If the goal is to make it accessible, if there is, let's say, statistically a 2% chance of it being hackable, which it is, or even more, I think as a society we can determine what is an acceptable level of malintention or bad actors, and then figure out the 80-20 rule. Do we discard the whole baby with the bathwater to say that, you know, just because 20% of the actors are bad, do we discard the 80% as good? And in this case, it might not even be 20%. It's less than 5% maybe. That is vulnerable to hacking. It definitely is. How do we prevent that? We will definitely have to look at it. And there are technical solutions. And people are working on it all the time. Yes. Dr. Trilochana Shastri is also, Professor Trilochana Shastri is also with us. Professor Shastri, Avinash is saying clearly, yes, it can be hacked. What is your take on it? You have even filed a petition on it. How do you see the EVM issue? Are EVM reliable or not? You know, I think, like they say that Caesar's wife must be above suspicion and Sita must be not only beyond blame, but she must be perceived to be beyond blame. I think democracy is a sacred thing, and before we decide whether EVMs are good or VVPAC is good and whether the judgments are correct or wrong and so on, I think there is a crying need to remove all suspicions about it. And the responsibility for doing that has to come from the government, particularly the Election Commission. Because if people have questions about the democratic process, I think we need to clear those doubts. And I mean, just for the record, we have a petition through ADR on this in the Supreme Court. So without getting into the petition, I think the need to remove all apprehensions is very, very important. Yes. T.S. Krishnamurthy, your reply, I know as Professor Shastri said it clearly that this is responsibility of Election Commission. How Election Commission can, clear this cloud, sir? I'm surprised that there is still an apprehension about the electronic voting machine. In spite of the fact that the matter had gone up to the Supreme Court and taken up by two former chief ministers who got elected with the same electronic voting machine in the next election. They did not talk about the electronic voting machine data. It has become a convenient tool to question the credibility of the electronic voting machine. I can confidently say it is a nation's pride, and the engineers in Electronic Corporation and Bharat Electronics have evolved it with so many safeguards in the machine. I do agree with Shastri that it should be above suspicion, but suspicion cannot be imaginary suspicion. They must prove what are the suspicions which can happen. And the Supreme Court has already allowed the paper trail in the use of the electronic voting machine. I agree the percentages have to be increased. But I do not at all subscribe to the view that the electronic voting machine can be misused. In fact, every election, even the complaint we have is less than 1% about the non-functioning. But even that, it is because of the lack of training among the people sitting in the polling booth. But our own study, it has been cleared by a technical team headed by a former director of IIT. It has been cleared by DRDO. And I was told by the person who... Definitely. Yeah, but Mr. Krishnamurthy, Avinash, who is expert of artificial intelligence, he has said it clearly, it's up to us whether we are going with 80% or 20%. But yeah, definitely some suspicion is there. Ashwini ji, क्या आपको लगता है कि on this spec, we should not now raise this question कि EVM में कुछ है? लगता है कि अभी खत्म कर देना चाहिए and we should go ahead? देखिए ईवीएम के ऊपर कई बार चर्चा हुई पे बकायदा मिशन ने कुछ हैकाथॉन इनवाइट किया था और जिनको भी डाउट है उन सबको मतलब ओपन इलेक्शन कमीशन ने सबको इनवाइट किया था कि जिसको भी लगता है कुछ हो सकता है वो आ जाए। अविनाश जी को लगता है अविनाश जी को आना चाहिए था और अविनाश जी को अभी भी लगता है वो हैक कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो बहुत उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इलेक्शन कमीशन को एक क्या कहते हैं उनको रिक्वेस्ट करें और भैया हम हैक करके आपको दिखाएं तो जाके दिखाना चाहिए। अगर जिसको भी डाउट लग रहा है ऐसे नहीं दैट शुड नॉट बी इमेजिनेशन नहीं हमको लगता है हैक हो सकता नहीं
अगर आपको लगता है हो सकता है, एक बार सिब्बल साहब को भी लगता है हो सकता था, बाहर से किसी को पकड़ के लाए थे, जिसको भी लग सकता है वो हैक कर सकता है या हैक करा सकता है, उसको निश्चित रूप से बाकायदा रिटर्न में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए और जाके उसको दिखाना चाहिए। मेरा विषय राष्ट्रीय जी अलग है। मेरा ये कहना है कि ये जो सारी समस्याओं की जड़ है वो ईवीएम पे इलेक्शन सिंबल है। आप अगर सिंबल हटा दो तो क्या होगा, जो कैंडिडेट है, पहली बात तो पैराशूटिंग बंद हो जाएगी, जो कैंडिडेट जहां का होगा, जहां काम कर रहा होगा वहीं से चुना जाएगा। दूसरा, जो अभी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी की परिक्रमा करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी की परिक्रमा नहीं करेंगे बल्कि जनता की परिक्रमा करेंगे। और अभी क्या हो रखा है, फिर पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएंगी उन लोगों को चुनने के लिए जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। अभी क्या है, पूरी ऑटोक्रेसी है, वो जिसको मन करे चुन ले, गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, मऊवाली, किसी को चुन ले, क्योंकि सिंबल पे वोट पड़ना, सिंबल पे वोट पड़ जाता है। बिल्कुल। अनिल वर्मा जी, मेजर जनरल अनिल वर्मा, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, अब हम लोग बिल्कुल आखिरी दौर में हैं, ऐसी कौन सी 4 सुधार है यदि वो आज इलेक्शन कमीशन में कर दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन एक तरह से, भारत का इलेक्शन कमीशन एक आदर्श चुनाव आयोग बन सकता है और एक हम आदर्श चुनाव प्रक्रिया की ओर बढ़ सकते हैं? पहला तो मैं कहूंगा कि उनको ये पावर दिया जाना चाहिए जिसमें वो पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज कर सके। अभी वो सिर्फ पार्टी को रजिस्टर कर सकते हैं, उनको डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव का सिस्टम है उसको, उसमें थोड़ी तब्दीली की जरूरत है, उसको थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड करना चाहिए। वो खाली गवर्नमेंट के उसमें हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे लोगों को चुन के लाया जा रहा है जो थोड़ा ढिलाई से कुछ डिसीजंस लेते हैं, खासतौर से एमसीसी के मामले में। और तीसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लॉ होना चाहिए। अभी तो वो बिल्कुल ही उनके ऊपर कोई लागू ही नहीं है। देश में हम लोगों के ऊपर इतने हजारों कानून लागू हैं लेकिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। और चौथा, आरटीआई के दायरे में पॉलिटिकल पार्टीज को आना चाहिए। फंडिंग के मसले के ऊपर आप क्या कहेंगे मेजर जनरल वर्मा? जो चुनावी फंडिंग होती है, हाँ मैं समझ गया, उसमें बहुत गड़बड़ है और अभी और गड़बड़ करती है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को स्कीम बना के। मतलब ये बिल्कुल ही गोपनीय हो गया है। और अभी जैसे 14वीं फेज जो अभी इन्होंने बिहार के इलेक्शन पहले खोला, इसका पता नहीं अभी पता लगेगा कितना पैसा आया, लेकिन इससे पहले के 13 फेज में 6600 करोड़ रुपया पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू दिया गया है, जो कि 1 करोड़ और 10 लाख के डिनोमिनेशन वाले बॉन्ड्स में दिया गया है। तो वो बड़ा क्लियर है कि कॉर्पोरेट से वो पैसा आ रहा है। और सारी जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई हैं। 7.5% की लिमिट थी और इस प्रकार से और काफी सारी वो थी, वो सब हटा दी गई है। डोनर्स का पता नहीं है कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन लोग देते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, कोई ऐसा फंड बनाना चाहिए, या तो इलेक्शन कमीशन के अंदर हो या गवर्नमेंट के अंदर हो। लेकिन एडीआर का मानना और बहुत से जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में बोला है, इंक्लूडिंग लॉगर, उन्होंने ये कहा है कि पहले बाकी सब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसके बाद स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। नहीं तो ये वो भी खाएंगे ब्लैक मार्केट पैसा और इधर से भी खाएंगे। जी बिल्कुल। और यहीं से फिर ये मसला शुरू हो जाता है कि एक तरफ तो हम तमाम कानून बना देते हैं, तमाम सुधार के जो लिस्ट है वो आ जाती है, पर दूसरी तरफ उसके रास्ते खुल जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, फंडिंग भी एक बड़ा मसला है। आपको लगता है कि इस पर वाकई, आप एक पॉलिटिकल दल से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि चुनावी दल वाकई इस पे कोई गंभीर एक्शन लेंगे या गंभीरता से सोचेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है आज भी इस देश में? देखिए, मेजर वर्मा ने जितनी बातें कही हैं मैं उसको अडॉप्ट करता हूं और उससे एग्री करते हुए अपनी नई बात कहता हूं, उसको दोहराई। देखिए, अगर सब कुछ होता तो वर्मा जी को ये अपना काम करने की क्या जरूरत थी और मुझे भी पीआईएल करने की क्या जरूरत थी? हम भी अपना काम करते, वर्मा जी कुछ और अपना कर रहे होते। ये भी अपना घर परिवार छोड़ के दिन भर इसी रिसर्च में लगे हुए, मैं भी अपना काम धाम छोड़ के पीआईएल करता रहता हूँ। तो इसलिए मुझे तो आशा है कि जो कुछ होगा सुप्रीम कोर्ट होगा। अब मैं आता हूँ विषय पे। देखिए, अपराधीकरण बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि सजा याफ्ता लोगों, एक तो एमएलए एमपी के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए हर साल में, हर हालत में उनका हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए और उनके मुकदमे 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाने चाहिए, जो मेरी पीआईएल चल रही है, आदेश हो चुका है। लेकिन जो दूसरा मेरा ये कहना है कि जो आदमी सजा याफ्ता है
उसके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। बहुत सारे लोग सजा याफ्ता हैं, जेल में बैठे हुए हैं, इसके बाद भी पार्टी चला रहे हैं बहुत सारे। और जो अभी 6 साल का बैन है चुनाव लड़ने पे, वो लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। तीसरा हमारा ये कहना है कि अब टाइम आ चुका है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट सेट किया जाए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट बहुत जरूरी है और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक बार आपके लिए पार्षद बनना 5 साल या प्रधान बनना अनिवार्य किया जाए। यदि आप सांसद बनना चाहते हैं तो 5 साल के लिए आपका विधायक बनना अनिवार्य किया जाए। कहने का मतलब जब आदमी सांसद बनेगा तो 5 साल प्रधान या पार्षद बन चुका होगा, 5 साल विधायक बन चुका होगा, उसके बाद 10 साल जनता के बीच में कार्य करने का अनुभव होगा। अभी क्या हो रखा है कि पॉलिटिकल पार्टियां एकदम पैराशूटिंग कर रही हैं। 25 साल 30 साल के वो पता चला पिताजी की पार्टी है, चले आए और सीधे सांसद बन गए। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है, जो एक्सपीरियंस वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब टाइम आ चुका है कि हमें इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। नेक्स्ट लेवल का कहने का मतलब ये कि जब तक आप रेगुलेट नहीं करेंगे, ये जो आपने फंडिंग का सवाल था मैं उसका जवाब देता हूँ। अभी क्या हो रखा है कि वो कहते हैं जी ये जो डोनेशन आ रहा है 2000 रुपए से कम आ रहा है और उसको दिखा देते हैं 800 करोड़ 900 करोड़। अब टाइम आ चुका है कि आपकी लिमिट सेट होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम 10% ही आप कैश में ले सकते हैं, क्योंकि 21वीं सदी में सारे आदमी के पास अगर जिसको डोनेशन देना है वो चेक से देगा, स्वैप कर देगा, पेटीएम कर देगा। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 2000 रुपए से ऊपर लेना या खर्च करना ये बैन होना चाहिए। उनको पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने की जरूरत है, डिजिटल फार्मूला वहां लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये कौन करेगा ये बड़ा सवाल है, और किसके हाथ में ये छड़ी आएगी, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी को चुनाव लड़ना है। मिस्टर कृष्णमूर्ति, माय क्वेश्चन इज टू यू सर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फाइनल कमेंट अबाउट इट एंड व्हाट एडिक्वेट पावर यू आर लुकिंग फॉर इलेक्शन कमीशन? पहला ये कहना चाहता हूँ कि मेजर जनरल वर्मा जी और उपाध्याय का सुझाव ठीक है, by and large they are right. We have to bring those changes. There is no doubt about it. But my only suggestion is 3 or 4 items उनको जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि the electoral violence and electoral funding disputes are going beyond limit now. Because we cannot be postponing every election. इसीलिए my suggestion is first bring out a law for regulation of political parties. Then prevent the electoral bond system should be scrapped. It is not at all transparent. It is being misused and is always favoring a ruling party. 3, I want the criminals should be prevented from contesting the elections. I'm not very keen about the qualification of age or this one, but if it is possible, there can be an upper age limit so that people beyond 75 need not stand for the election. They can play an advisory role. Then the law relating to political parties should cover both funding as well as proper accounts maintenance, as well as rotation of posts within the organization. A person cannot hold posts more than once. If they can bring these things, certainly there will be a lot of improvement. हमने 2004 में एक सुझाव दिया है, written a letter to the Prime Minister asking for certain changes. Unfortunately, political parties have not taken this seriously at all. Sir, thank you so much, sir, for your this valuable suggestions, and I hope कि बहुत जल्द सब कुछ बदला हुआ दिखेगा। जस्टिस वेंकट चिलैया भी अपना एक फाइनल कमेंट देना चाहते हैं। जस्टिस वेंकट चिलैया, what is your concluding comment about it? According to you, what solution can be there for improving the overall electoral system? What is your advice for the political class and the executives? I think political parties have a great responsibility of evolving a system which will go beyond their own perceived personal interests. Political parties must think that a time has now come that all of them sit together and set up a political system, political party system, which will solve these problems. A good law regulating formation, internal democracy, selection of candidates for election, and all that as a part of political discipline will change the complexion of this country. And secondly, the political executive
and the permanent civil services must be separated, though they are accountable to them, must be separated by a buffer. Sir. The permanent civil services can't be used or misused by political bosses. That must be prevented, as it is as important as bringing about a reform in the electoral system. तो इस तरह से जो हमारे तमाम जो पैनलिस्ट हैं सभी ने अपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का एक इस तरह के परिणाम तक पहुंचने के लिए कि आखिर समस्या जो गंभीर है उसको सुलझाने की राह क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का। और जैसा कि आपने इस इंडिया लीगल के विशेष कार्यक्रम में देखा कि चुनाव सुधार की हम जो बातें करते आए हैं, लगातार लगभग 8 ऐसे कमीशंस बनाए गए जो कि चुनाव सुधार के बारे में बताते रहे, लेकिन अभी तक जो सुधार हुए हैं वो अभी भी ये समझा जा रहा है कि वो पूर्णतः ऐसा नहीं है कि जो चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बना दे। पूरी गुंजाइश है और कहाँ गुंजाइश है इस पर आज हमने बात की, और न केवल उस बिंदु को देखने की कोशिश की कि आखिर इस सुधार की ज़रूरत कहाँ है, बल्कि सुधार कैसे हो, इसके लिए राह क्या है, ये भी हमने आज ढूंढा। हमारे तमाम ख़ास मेहमानों ने आपके सामने एक बड़ी बात रखी है, लेकिन अंततः बात यह है कि जो 130 करोड़ जनता है, यदि वो सुनिश्चित करना चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया साफ सुथरी हो, तो सबसे पहली जिम्मेदारी जनता की है। यदि लोक मजबूत होगा तभी तंत्र मजबूत हो सकता है, चाहे तंत्र कैसा भी हो। यदि लोग की इच्छा हो जाएगी कि तंत्र को बिल्कुल साफ सुथरा रहना पड़ेगा, तो तंत्र इससे नकार नहीं सकता, क्योंकि लोक से तंत्र होता है, तंत्र से लोक नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि 130 करोड़ जनता अब इस बात को सुनिश्चित करे कि हम और आप मिलकर चुनाव को पारदर्शी बनाने की आवश्यकता पर जोर देंगे और ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो दागदार हैं, जो आपराधिक छवि के हैं। ऐसे लोगों को नहीं हम वोट देंगे जो जाति धर्म की बात करते हो। हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो पैसे के बल पर राजनेता बनना चाहते हों। हम ऐसे लोगों को नहीं चुनेंगे जो फेक न्यूज़ फैलाते हों और उसके बाद गलत खबरों के आधार पर हमें अपना जो नेतृत्व है वो देने को मजबूर करते हों। तो यदि हम ये निश्चित कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था और अधिक मजबूत हो सकती है, और न केवल चुनाव आयोग बल्कि हमारे देश में एक आदर्श शासन की स्थापना हो सकती है। इसी कल्पना के साथ आज बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।